वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये हमारा वीडियो नंबर 59 है। इससे पहले की 58th वीडियो के अंदर मैंने आपका एक टॉपिक होल्ड पे रखा था। कौन सा टॉपिक? मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में समझने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक है कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमको कौन से मेथड में यूज करते रहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी भी बहुत ही कम बुक्स के अंदर ये टॉपिक आपको थ्योरी में दिया हुआ मिलेगा कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। पर हमको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और हमको डिटेल पता होनी इसकी बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के मामले में मैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाता हूं। देखो, जब हम कोई बिजनेस खुद सेटअप करते हैं, मान लो एक नया बिजनेस हमने शुरू करना है या दूसरा बिजनेस मान लो हमने चलता हुआ बिजनेस मान लो हमने खरीदना है, तो दोनों बातों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब हम खुद का बिजनेस नया बिजनेस शुरू करते हैं, जब हम नया बिजनेस खुद का शुरू करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग टाइम में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट लगे, स्टार्टिंग के टाइम्स में आपके प्रॉफिट ना हो, तो काफी सारी हर्डल्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस की स्टार्टिंग में आती हैं। तो एस्टेब्लिशिंग एक न्यू बिजनेस ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, काफी सारा हार्ड वर्क होता है, काफी सारे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको चलाने पड़ते हैं, करने होते हैं, ताकि लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके, लोगों तक आपकी सर्विसेज पहुंच सके और आप प्रॉफिट कमा सको। तो स्टार्टिंग में ही आपके काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको एक बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात, कंपटीशन होता है। आपने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके जैसे बिजनेस वाले काफी सारे लोग होते हैं जो आपकी कंपटीशन के अंदर होते हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन में लड़ना पड़ता है। आपको हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़े, हो सकता है कि कंपटीशन से लड़ने के लिए आपको स्टार्टिंग के 5 साल क्या प्रॉफिट भी नहीं कमाने को मिले। तो कंपटीशन की वजह से काफी सारा हार्डवर्क और भी हो जाता है। तीसरी बात, हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ 1-2 सालों के अंदर आपको लॉस भी हो। ये हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे काफी सारे प्रीमियरली एक्सपेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ खर्चे भी होते हैं। फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो हमको प्रॉफिट की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला कदम यही होता है कि हमको अपने मार्केट के अंदर अपना पांव जमाना होता है। तो उस पांव जमाने के केस के अंदर आप स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर तो यही मानकर चलो कि हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। फिर पांचवी बात, हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखनी होती है? पेशेंस रखनी होती है। हमको धीरज रखना होता है कि हमको प्रॉफिट होगा, 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, क्या पता 5 साल के बाद प्रॉफिट हो। तो हमको पेशेंस रखनी बहुत जरूरी होती है ताकि हमको जो रिजल्ट चाहिए थे बिजनेस से वो रिजल्ट हमको मिलने शुरू हो। तो जब भी हम एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। पर अगर हम किसी इंटरप्राइज को परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट काफी अच्छे हो रहे हैं, अब आपका मन बना कि हम इस बिजनेस को परचेज कर लें, तो परचेज करेंगे ये तो ठीक है, पर ये देखो कि जो पर्सन आपको अपना बिजनेस बेचेगा, क्या उसने उस बिजनेस को सेटअप करने के अंदर क्या काफी हार्डवर्क नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि अगर आज की डेट में आप बिजनेस लगाते हो तो आपको देखो कितना हार्डवर्क करना होगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉफिट की शुरुआत 3 साल के बाद हो, क्या पता 4 साल के बाद हो। तो इसी तरह से सोचकर देखो कि जब हम किसी चलते फिरते बिजनेस को परचेज करने की बात सोच रहे हैं, उसको खरीदते हैं, तो क्या उस पर्सन ने जिसने वो बिजनेस शुरू किया होगा, क्या उसने बहुत हार्डवर्क नहीं किया होगा? हाँ, उसने बहुत हार्डवर्क किया होता है। तो इसलिए उस हार्डवर्क की वजह से हमने उस पर्सन को, उस सेलर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट करनी होती है, जो हमारी गुडविल के नाम पे होती है। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो बिजनेस के परचेज करने के साथ साथ उस बिजनेस की रेपुटेशन भी हमारे पास आ जाती है। अब उस रेपुटेशन का फायदा किसको मिलता है? खुद को मिलता है।
उस रेपुटेशन की वजह से हमको क्या बेनिफिट होगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप उस बिजनेस को आज की डेट में शुरू करो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है कि 5 साल के बाद शुरू हो, पर आपने तो क्या किया, उस बिजनेस के चलते हुए बिजनेस को आपने खरीद लिया, रेपुटेशन का फायदा आपको तुरंत मिलेगा। आपको जो प्रॉफिट नए बिजनेस से 5 साल के बाद मिलने वाला था, वो प्रॉफिट आपने जब पहले से चलते हुए बिजनेस को खरीदा तो वो प्रॉफिट तो आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट आपको अभी से मिलना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि वो सामने वाले के बिजनेसमैन की रेपुटेशन की वजह से आपको मिला है। तो जब भी हम कोई एक बिजनेस परचेज करते हैं जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है, तो व्हेन वी परचेज एन एंटरप्राइज देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब हम देखते हैं गेट द बेनिफिट्स ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द सेलर। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सेलर के हार्ड वर्क का हमको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, उसको भी प्रॉफिट 3 साल के बाद 5 साल के बाद मिलने शुरू हुए होंगे। उसने 3 साल 5 साल बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में लॉस भी हुए हो, उसके बाद उसने प्रॉफिट कमाना शुरू किया और आपने क्या किया, आए उसका बिजनेस खरीद लिया। तो आपको उसका बिजनेस खरीदने से क्या फायदा हुआ, आपको उसके हार्डवर्क का फायदा अभी से मिलना शुरू हो गया। जैसे ही आपने बिजनेस खरीदा उसका, आपको उसकी रेपुटेशन का फायदा मिलना शुरू हो गया, उसके हार्डवर्क का आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, सो वी हैव टू कंपनसेट द सेलर। तो हमको क्या करना होता है, सेलर को कंपनसेट करना होता है। जो हम उसकी रेपुटेशन का फायदा उठाएंगे, उस रेपुटेशन का फायदा उठाने के बदले में हमको उसको कुछ अमाउंट पे करना होता है, कंपनसेट करना होता है ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड एफर्ट ही हैज पुट इन द बिजनेस टू एस्टेब्लिश। जो उसने हार्ड वर्क किया है बिजनेस को सेटअप करने के अंदर, उसके हार्ड वर्क की वजह से जो उसने बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगाया है, स्ट्रगल किया है, उसके स्ट्रगल और हार्ड वर्क के लिए हमको क्या करना होता है, उसको एक अमाउंट कंपनसेट करना होता है। फॉर दिस, इस कंपनसेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, फॉर दिस वी पे एन अमाउंट इक्वल टू ए फ्यू ईयर्स ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। देखो, आपको प्रॉफिट, नया बिजनेस लगा दे तो आपको प्रॉफिट कितने साल के बाद होता, फॉर एग्जांपल मान लो 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट शुरू होता। आपने ये चलता फिरता बिजनेस परचेज किया, आपको प्रॉफिट क्या होगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिजनेस खरीदा आपका प्रॉफिट शुरू हो गया। तो हमको एक ऐसा अमाउंट उसको पे करना होता है जितना अमाउंट आपको फ्यूचर में एक टाइम के बाद नए बिजनेस से मिलने वाला था। मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करूंगा। गेटिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस लार्जली ड्यू टू सेलर्स एफर्ट। सेलर ने क्या किया होगा, पहले के 3 साल 5 साल एफर्ट किया होगा, तो अपने को क्या करना है, उसके एफर्ट के बदले में उसको एक अमाउंट पे करना है। ठीक है, इसको मैं अभी एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको। द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, अभी इसी टॉपिक में मैं आ रहा हूं, अभी पूरा कंक्लूड कर रहा हूं। द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इंडिकेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द न्यू बिजनेस टू कम एट द लेवल इक्वल टू द ओल्ड सेटल्ड बिजनेस। नए वाले बिजनेस को एक लेवल तक आने में, प्रॉफिट कमाने तक जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम तक का, उस जब तक वो लेवल तक आ जाएगा, उस लेवल तक के प्रॉफिट को लगा लो, हमने क्या करना होता है, सेलर को पे करना होता है। आपको मैं ये बात भी एक एग्जांपल के थ्रू अभी क्लियर कर देता हूं। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट और द ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री कंसर्न। तो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कैसे डिसाइड होता है, ये बायर और सेलर दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है, नया बिजनेस सेटअप करना चाहता है। इसने नया बिजनेस सेटअप करने का प्लान किया और नया बिजनेस मान लो सेटअप कर लेता है। इसको मान लो 5 साल के बाद प्रॉफिट मिलने शुरू होते हैं। 5 साल के बाद इसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। कितने साल के बाद, 5 इयर्स। 5 साल के बाद इसको 10 लाख का प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ जब एक्स ने खुद का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मान लो एक्स अपना बिजनेस शुरू नहीं करता। एक्स ने क्या किया, मान लो वाई का एक बिजनेस पहले से ही चल रहा है। एक्स ने क्या किया, वाई का जो एक बिजनेस पहले से ही चल रहा है, एक्स ने क्या किया, वाई का बिजनेस खरीद लिया। अब जैसे ही एक्स वाई का बिजनेस खरीदेगा,
वाई की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे ही वाई का बिजनेस एक्स ने खरीदा, बिजनेस खरीदते ही एक्स की इनकम प्रॉफिट शुरू हो गए 10-10 लाख रुपए का। जबकि एक्स को पता है कि मैं वही बिजनेस अगर खुद स्टार्ट करता, वही बिजनेस अगर मैं खुद स्टार्ट करता तो मुझे 5 साल के बाद प्रॉफिट होने वाले थे। पर एक्स ने क्या किया, वाई का चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लिया। अब परचेज करने से क्या होगा, परचेज करते ही एक्स को 10 लाख रुपए की इनकम तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वाई एक्स को क्या कहेगा, वाई एक्स को कहता है कि देख भाई, अगर तू बिजनेस स्टार्ट करता तो तेरे को 5 साल के बाद इनकम मिलनी स्टार्ट होती ना, कितनी मिलनी स्टार्ट होती, 10 लाख रुपए। अब वाई एक्स को कहता है कि देख, तूने मेरा अभी बिजनेस परचेज किया, तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी रेपुटेशन का पैसा मुझे पे करे। कैसे पे करे, क्योंकि 5 साल तेरे भी तो एफर्ट लगने वाले हैं ना। तो ऐसा समझ ले कि जो तू मेरा बिजनेस खरीद रहा है, इसके 5 साल के एफर्ट के इक्विवेलेंट तू मुझे पैसा पे कर दे। क्योंकि इसको पैसा प्रॉफिट कितने साल के बाद होने वाला है, 5 साल के बाद होने वाला है। तो वाई क्या करेगा, एक्स से 5 साल का इंटू 10 लाख मतलब 50 लाख रुपए आज ही ले लेगा। 50 लाख रुपए किस चीज के ले लेगा, वाई एक्स से गुडविल के नाम पर। क्योंकि एक्स को वाई का बिजनेस परचेज करते ही तुरंत उसकी गुडविल का फायदा होने वाला है, उसकी 10 लाख रुपए की अर्निंग अभी से शुरू हो जाएगी। इसलिए वाई कहता है कि देख, अगर तू खुद का बिजनेस स्टार्ट करता तो तेरे को 5 साल के बाद प्रॉफिट मिलने वाले थे, पर तूने तो चला चलाया ही बिजनेस खरीद लिया है, तूने तो मेरी रेपुटेशन का फायदा लेना है। इसलिए तू क्या कर, 5 साल के स्ट्रगल के बदले में जो तेरे को करना था, अब तेरे को वो नहीं करना होगा। तो उस 5 साल का स्ट्रगल जो तुझे करना था अब नहीं करना है, तू मुझे उतना ही इक्वल अमाउंट मुझे पे कर दे। तो एक्स क्या करेगा, वाई को एक अमाउंट पे करेगा। तो ये अमाउंट जो पे किया है, ये किसने पे किया है, एक्स ने पे किया है। तो ये इसको हम बोलेंगे गुडविल। हमने गुडविल का अमाउंट किसको पे किया है, वाई को पे किया है। अब ये 5 साल किसने डिसाइड किया, ये 5 साल डिसाइड किया एक्स और वाई ने आपस में मिलकर। तो ये किस बिहाफ पर डिसाइड हुआ, एक वो स्ट्रगलिंग पीरियड है, जिस स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होते हैं, पर अगर वो दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है तो वो एक स्ट्रगलिंग टाइम से बच जाता है और उसको तुरंत प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब अगर मैं इसी बिजनेस को खुद स्टार्ट करता तो मेरे को प्रॉफिट अर्न करने की, स्टार्टिंग करने के अंदर कम से कम 5 साल लग जाते हैं। पर यहां पर क्या हुआ, बिजनेस खरीदते ही, बिजनेस वाई का परचेज करते ही उसके प्रॉफिट एग्जैक्टली उसी टाइम शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक्स क्या करेगा, वाई की हार्डवर्क के यूज करने की वजह से, एक्स क्या कर रहा है, वाई का हार्डवर्क यूज करेगा, अभी वाई की रेपुटेशन को यूज करेगा, वाई ने जो स्ट्रगल किया होगा वो उसका बेनिफिट लेने वाला है। तो एक्स वाई को एक फिक्स अमाउंट अभी पे कर देगा। वो पैसा किस लिए पे कर रहा है, गुडविल के अमाउंट आप कह सकते हो। बात यहां पर हमारी चल रही थी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का टॉपिक आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। तो जो स्ट्रगलिंग टाइम आप इसको कह सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।